नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। चलिए, G20 की मांग काफी दिनों से हो रही थी और G20 की मीटिंग भी जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है भारत के अंदर। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन तमाम बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। मेरा वादा है आप लोगों से कि आप लोग इस लेक्चर को अंतिम तक देखेंगे तो किसी भी अलग जानकारी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग बहुत सी बातें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, उनको एक बार मैंने यहां पर पॉइंट आउट कर दिया है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं कि क्या है G20, यानी कि इसका हम लोग बेस देखेंगे कि G20 बनने का आधार क्या है, G7 और G20 के बीच में संबंध क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हाल ही के अंदर की गई है वो क्या चीज है, ट्रायो का क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है, आखिरकार उसके अंदर कौन कौन से देश होंगे, क्या क्या कौन कौन संस्थापक देश हैं, इसके साथ में ही वन फ्यूचर अलायंस भी बनाया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, भारत पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है ये भी बनाया गया है। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंतिम तक बने रहना। आपका मन जरूर इधर उधर भागेगा कि नहीं यार बहुत है, 5 मिनट का देख लिया है ना, अब बहुत है यार, बाद में देखेंगे, बाद में नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन काल करे सो आज कर, जरूर देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि G20 का बनने का आधार क्या है, उसके बाद में देखेंगे कि G20 आखिरकार है क्या। चलिए, तो सबसे पहले बनने का आधार हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 1970 के अंदर एक यानी कि देशों के अंदर आर्थिक हालात जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बनती है, उनके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ने लगती है। और 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस जो है वो भी देखा जाता है। ऑयल क्राइसिस क्या है कि यूएसए और कनाडा ने 11 अरब देशों पर ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अब वो बैन क्यों लगाया? क्योंकि वो जो अरब कंट्रीज थे वो बेसिकली साथ दे रहे थे किसका? इजराइल का। वो हमेशा बोलते थे इजराइल के पक्ष के अंदर, लेकिन आप लोग फिर भी देखते हैं कि जैसे 1967 के अंदर 6 डे वॉर हुई थी बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इजराइल के बीच में, लेकिन फिर भी ये जो अरब कंट्रीज थे वो यूएसए और कनाडा का साथ नहीं दे रहे थे, वो इजराइल का साथ दे रहे थे कि यार कम से कम इनसे तो बढ़िया ही है ये। फिर इसके समाधान के लिए, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट बंद हुआ, ऑयल क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भी इसके साथ में आया। 1970 लगभग 4 के अंदर इसके समाधान के लिए यूएसए, फ्रांस और यूके, जर्मनी, 4 देश हैं, यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी जो है एक मीटिंग करते हैं। इसके साथ में ही 1976 में फिर इटली और जापान भी इनको ज्वाइन करते हैं। इटली ने ज्वाइन किया 1975 में, जापान ने ज्वाइन किया 1975 में। इन सब की मीटिंग होती है और इनसे बनता है ग्रुप 6। ये जो ग्रुप 6 है, सबसे पहले इसी की मीटिंग होती है। चलिए देखिए, 1976 के अंदर कनाडा ने भी ज्वाइन किया, वो कहलाया G7। फिर 1998 के अंदर रशिया ने ज्वाइन किया, वो कहलाया G8। फिर 2014 के अंदर रशिया को वापस से आउट कर दिया गया क्योंकि उसने क्रीमिया जो है इसके ऊपर कब्जा किया था, जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको नहीं माना था, इसलिए रशिया को जो है वापस से बाहर किया और फिर वो कहलाया G7। तो ये स्टार्टिंग से बनने की कहानी क्या है वो आप लोगों ने देखी कि 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद में उसके समाधान के लिए कि आखिरकार इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद में फिर 1975 में इटली और जापान जो है वो भी इसको ज्वाइन करते हैं और फिर एक मीटिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप 6। ग्रुप 6 के बाद में फिर होती है ग्रुप जो है 7 की मीटिंग, जिसमें कनाडा ने ज्वाइन किया है 1976 में, फिर रशिया ने ज्वाइन किया है 1998 में। रशिया ने क्यों ज्वाइन किया है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में ये G8 कहलाता है, G7 कहलाता है जब रशिया को यहां से आउट कर दिया जाता है 2014 के अंदर, क्योंकि इसने क्रीमिया पर जो है वो कब्जा किया था। अब हम लोग देखेंगे कि G20 जो है उसके बनने का आधार भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस ही रहा है, क्योंकि 1997 के अंदर साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस आया। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो बहुत ज्यादा देखी गई थी, जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ में ही फिर 1998 के अंदर रशिया के अंदर भी फिर यही जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। इसके साथ में ही 26 सितंबर 1999 को G7 की मीटिंग में ही G20 का गठन हुआ था। तो G7 और G20 के बीच में रिलेशन क्या है कि G7 की जब मीटिंग होती है 1999 में, इसमें ही G20 का जो है फिर वो गठन हो जाता है। ठीक है, अब 1998 से, अब देखिए यहां पर 1998, ये यहां पर आप लोग 1998 कीजिएगा, तो 1998 से लेकर
1998 से लेकर 2008 जो है इसके बीच में G20 की मीटिंग होती है, लेकिन केवल और केवल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वही मीटिंग करते हैं। अभी तो आप लोग क्या देखते हैं कि जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो मीटिंग करते हैं, लेकिन 2008 से पहले पहले जो है वो केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग किया करते थे, क्योंकि 2008 के अंदर जब यूएसए के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके बाद में यूएसए ने जो है एक मीटिंग बुलाई व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पर G20 देश जो है वो शामिल होते हैं, और इस बार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, G20 के राष्ट्र अध्यक्ष उसके अंदर शामिल होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि G20 के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इसीलिए 2008 से फिर हमेशा राष्ट्र अध्यक्ष की मीटिंग जो है वो फिर चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो 2008 से लेकर आज हम लोग देखते हैं कि वो जो मीटिंग है वो आज चलती हुई हम लोग देख सकते हैं, और उसमें राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए देखते हैं, ये तो आपने आधार देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार G20 जो है वो है क्या। इसकी स्थापना जो है वो 26 सितंबर 1999 को की जाती है। 26 सितंबर 1999 को की जाती है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। G20 जो है वो 80% जीडीपी को, ग्लोबल जीडीपी जो है वो शेयर करता है। 75% जो है वो ग्लोबल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करता है। 75% जो है पॉपुलेशन को भी यहां पर क्या करता है, पार्टिसिपेट वो करता है। इसका पहला सम्मेलन जो है वो 2008 के अंदर होता है। राष्ट्र अध्यक्षों का ध्यान रखना, इसका कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई भी सचिवालय जो है वो नहीं है G20 का। इसके अंदर सदस्य देश हैं 19 + 1 + 1, 19 तो देश हैं। इसके साथ में ही एक है यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश हैं, फिर है अफ्रीकन यूनियन जिसके अंदर 55 देश हैं, 55 है, 15 नहीं है, ये 55 देश जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन के अंदर है। सबसे पहले इन 19 देशों की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका के अंदर जो है अर्जेंटीना और ब्राजील, ये 2 देश हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए इसके अंदर शामिल हैं। फिर एशिया की बात करें तो चाइना, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब और तुर्की, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। यूरोप की बात करें तो फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी, ये इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ में ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं। मैंने कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप के अकॉर्डिंग जो है वो इनको लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को फिर इससे थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी कि आखिरकार कौन कौन से देश जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1999 के अंदर ये तमाम देश जो थे इनकी इकोनॉमी बहुत हाई पर थी। यही जो है वो वर्ल्ड की, ग्लोबल की इकोनॉमी को जो है वो आगे एनहेंस कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, इसीलिए इनको जो है वो शामिल किया गया था। अगर हम लोग बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन बनने से पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है इसका निर्माण हुआ था 25 मई 1963 को। इसके बाद में ही फिर ये आप लोग देख रहे हैं नाम है सिरेटे, तो सिरेटे डिक्लेरेशन हुआ था। सिरेटे जो है वो लीबिया की जो है एक सिटी है। इसके तहत 9 सितंबर 1999 को ये जो है एयू की घोषणा की गई थी। तो 9 सितंबर 1999 को अफ्रीकन यूनियन की घोषणा की गई थी, जबकि 9 जुलाई 2002 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था अफ्रीकन यूनियन का। ये जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो डरबन, साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया था। आज इसके अंदर 55 देश हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मोदी जी गले लग रहे थे वो इनसे गले लग रहे थे, अजाली ओसोमानी, अजाली ओसोमानी जो है इनसे गले मिले, इनका स्वागत किया, ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन को जो है वो अब ज्वाइन कर लिया है। तो ये पूरी आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, G20 की गणित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार इससे एक स्टेप आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे G21 की, क्योंकि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है वो शामिल हो चुका है, तो अब ये कहलाएगा G21। G21 की 2 मीटिंग्स होती हैं, एक तो होती है फाइनेंशियल और एक होती है शेरपा मीटिंग। तो फाइनेंशियल जो मीटिंग्स हैं वो वर्ष में 2 बार होती हैं, इसमें वित्त मंत्री और उस देश के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर जो है वो इसमें शामिल होते हैं। 1 साल में 2 बार मीटिंग होती है। शेरपा मीटिंग अगर हम लोग कहें तो जो भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो और उनके प्रतिनिधि जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो जो प्रतिनिधि है राष्ट्र अध्यक्ष के, जैसे प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं उसके रूप में अमिताभ कांत जो है वो शामिल हुए थे, इनको शेरपा बनाया गया था, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये शेरपा मीटिंग है। जब भी ये बात करते हैं तो राजनीति, विकास, ऊर्जा और भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे। तो ये आप लोग जरूर याद रखना, फाइनेंशियल और शेरपा ट्रैक जो है वो इसके अंदर चलता है। 14वीं जो मीटिंग हुई थी 2019 के अंदर वो जापान के अंदर हुई थी। 15वीं जो मीटिंग है 2020 के अंदर वो सऊदी अरब में। 16वीं हुई थी 2021 में इटली के अंदर। 17वीं 2022 में इंडोनेशिया में, और फिर भारत ने जो है मेजबानी ली थी इंडोनेशिया से। 18वीं मीटिंग भारत के अंदर हुई है 2023 में, भारत के अंदर जो है वो हुई है। और भारत अब अगली मेजबानी कब करेगा, 2042 के अंदर, क्योंकि
2008 में यूएसए ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। बहुत सारे देश हैं, इसके अंदर साइकिल से जो है वो सबका नंबर आता है, ठीक है ना, सर्कुलेट करती है इनकी मेजबानी। तो अब 2042 के अंदर जो है वो भारत का नंबर आने वाला है। अमेरिका एकमात्र देश ऐसा है जिसने 2 बार जो है इसकी अध्यक्षता की है। 19वीं जो मीटिंग है 2024 के अंदर वो ब्राजील में होने जा रही है। 20वीं जो मीटिंग है 2025 के अंदर वो साउथ अफ्रीका में होने जा रही है। जैसे साउथ अफ्रीका में होगी फिर से वापस से ये साइकिल जो है वो घूमने लगेगा और यूएसए के पास में मेजबानी पहुंच जाएगी। अब देखिए ये वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, ये ट्रायो का क्या चीज है। ट्रायो का बेसिकली 3 देशों का एक समूह होता है जो कि G20 को पहले होस्ट कर चुका है, जो इस बार होस्ट करेगा और जो अगली बार होस्ट करेगा, है ना। तो जो पिछली बार होस्ट कर चुका है, इस बार होस्ट कर रहा है, अगली बार होस्ट करेगा। इन तीनों के अंदर सामंजस्य बैठाने के लिए ट्रायो जो है वो 3 देशों का ग्रुप होता है। अभी जो वर्तमान में ट्रायो है वो 2022 से 2024 का है। 2022 में मेजबानी इंडोनेशिया के पास में थी, फिर भारत के पास में आई, अगली बार जाएगी ब्राजील के पास में। मतलब कार्यक्रम बड़ा बेहतरीन चलना चाहिए, इसलिए तीनों देश जो है वो आपस में सामंजस्य करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है वो 3 ट्रायो के अंदर शामिल हो सकता है 2021 से लेकर 2025 तक। तो पहला ट्रायो ये है जिसमें इटली, इंडोनेशिया, भारत है। दूसरे में इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील है। तीसरे में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है। तो ये 3 ट्रायो है। तो भारत के पास में ट्रायो जो है वो रहेगा 2021 से लेकर 2025 तक, जबकि अभी जो ट्रायो चल रहा है वो है 2022 से 2024 तक, जिसमें पहला है इंडोनेशिया। और मेनली आपसे यही पूछेगा 2022 से लेकर 2024 वाला, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। चलिए, थीम जो इस बार रही है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और वसुदेव कुटुंबकम जो है उसको आधार बनाया गया है। अब हिंदी हर कोई समझता नहीं है, संस्कृत हर कोई समझता नहीं है, इसलिए इंग्लिश में रखा गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। ऐप जो है इसकी है वो है G20 इंडिया। अभी जैसे 9 और 10 सितंबर को मीटिंग हुई है, तो 9 सितंबर को डिस्कस किया गया था वन अर्थ के बारे में, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना। और फिर जैसे 10 सितंबर को किया गया था कि कितने ये जो देश हैं वो आखिरकार एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो 9 दिसंबर को वन अर्थ, 10 दिसंबर को वन फैमिली, और आगे जो है फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। ऐप है इसकी G20 इंडिया। नई दिल्ली के अंदर घोषणा पत्र जो है वो हाल ही के अंदर आया है, जिसमें शब्द है 10,000, पैरा है 37, आर्टिकल है 83, ठीक है। और इसके अंदर जो जिक्र है खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास और FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि उन देशों को अपनी लिस्ट में रखती है जो कि टेरर फंडिंग करते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो वो FATF के अंदर शामिल था पहले, अब तो हट चुका है। तो FATF के अंदर वो ग्रे लिस्ट में शामिल था क्योंकि वो टेरर को जो है वो फंडिंग करता है, इसीलिए तो FATF का भी जिक्र जो है वो किया गया है। ये मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है, भारत मंडपम के अंदर ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। इसके साथ में ही फिर देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो भी बनाने का निर्णय किया गया है। संस्थापक देश इसमें है भारत, यूएसए और ब्राजील। कुल देशों की संख्या होगी 11। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल नहीं है उनको भी आप, जैसे सिंगापुर है, मॉरिशियस है, ऐसे तमाम देश जो है वो इसके अंदर अब शामिल और होने वाले हैं। फिर है वन फ्यूचर अलायंस। अभी केवल जिक्र किया गया है कि आगे चलकर हम लोग इसको भी जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। ये बनाया गया है फॉर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि स्किल के डेवलपमेंट के लिए वन फ्यूचर अलायंस जो है वो भी बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है इस बार के लिए कि भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप, इन तीनों को जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर जो है वो भी बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर के अंदर सदस्य देश हैं भारत, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ये सभी जो है वो इसके अंदर सदस्य देश होने वाले हैं। खासतौर पर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी घोषणा 2013 के अंदर की गई थी, उसका ही एक काउंटर पार्ट जो है वो बताया जा रहा है कि ये भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है ये इसके अंदर साबित होने वाला है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती है, जैसे B20 बिजनेस की मीटिंग है, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग है, W20 वुमेन्स की मीटिंग है, Y20 यूथ की मीटिंग्स है, T20 ये थिंक टैंक वाला है, L20 जो है वो लेबर्स को लेकर मीटिंग है, ठीक है। P20 है पार्लियामेंट को, साइंस के लिए S20 है, फिर है SAI20 मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट जो है इसकी मीटिंग होती है, स्टार्टअप 20 होता है, U20 मतलब अर्बन होता है, और पहले है फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो है वो भी इसके अंदर कनेक्ट करवाई जाती है। और जिसका आप लोगों को इंतजार था वो अब ये है आप लोगों के लिए कि आखिरकार राजस्थान के अंदर कौन कौन सी करवाई गई हैं, जहां से कुछ प्रश्न जो है क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है 4 से 7 दिसंबर के बीच उदयपुर के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। फिर है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है जोधपुर के अंदर 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच में। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप जो है इसकी मीटिंग होती है उदयपुर के अंदर। फिर है
वुमेन 20 ये इस बार आ सकता है। जयपुर के अंदर मीटिंग होती है 13 से 14 अप्रैल के बीच में। फिर है सिविल 20 की मीटिंग जो है वो भी जयपुर के अंदर होती है 30 और 31 जुलाई को। ठीक है, इसके साथ में ही जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो मीटिंग है वो भी जयपुर के अंदर हो रही है, वो हुई थी 24 और 25 अगस्त को। तो राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से ये आप लोग को जरूर याद करना है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंसाइज जो है, ज्यादा समय आप लोग का नहीं लिया है, बहुत कम समय में आप लोग को समझा दिया है। आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा। वाकई में अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है, आप लोग को लगता है कि मेहनत की गई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्र गणों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत है। समझ रहे हैं आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।